मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग के 28वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 10 दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक अब हमला नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान के अनुरोध पर यह हमला टाला है। साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ जंग को खत्म करने के मुद्दे पर बातचीत हो रही है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के गिफ्ट का खुलासा किया। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने गुडविल गिफ्ट के तौर पर अमेरिका के 10 ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दे दी है। व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पहले 8 ऑयल टैंकर निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन बाद में 2 और टैंकर बढ़ा दिए गए, जिनमें से कुछ टैंकर पाकिस्तान के झंडे तले निकाले जाएंगे। ट्रंप ने ईरान के इस कदम को बातचीत में बड़ी सफलता बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से नाटो देशों पर भड़के। ट्रंप ने कहा कि ईरान से युद्ध में नाटो देशों ने कोई मदद नहीं की और अब हमें नाटो देशों की कोई जरूरत भी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। ईरान जल्द से जल्द अमेरिका के साथ डील करने के लिए उतावला है। इजराइल और अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के शिकंजे से छुड़वाने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात की। इजराइल ने IRGC कोर नेवी के कमांडर अली रजा तंगसीरी को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक तंगसीरी की मौत बंदर अब्बास पोर्ट पर हुई बमबारी के दौरान हुई। इस बीच अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर आखिरी हमला यानी फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका अपनी मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 सैनिक मिडिल ईस्ट भेज रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच लगातार शांति के लिए कोशिश कर रहा है और बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है। हालांकि ताहिर अंद्राबी ने बातचीत के समय और स्थान के मुद्दे पर कहा कि पूरी जानकारी उचित समय पर शेयर की जाएगी। ईरान, लेबनान और गाजा में एक साथ जंग कर रही इजरायली सेना के पास सैनिकों की कमी हो गई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक सेना में 15,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी है। ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरीन ने भविष्य के मिशन का हवाला देते हुए कहा कि हजारों रिजर्व सैनिकों को सेना वापस बुला सकती है। उन्होंने कहा कि गाजा में अभी तक हजारों की तादाद में सैनिक तैनात हैं, जबकि लेबनान में भी मोर्चा खुल गया है और संभावना है कि इजराइल कई मोर्चों पर अभियान तेज कर सकता है। उत्तरी इजराइल के नहरिया पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने जोरदार मिसाइल अटैक किया, जिसमें 30 साल के एक शख्स की मौत हो गई। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक एक मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से आग लग गई। धमाके में 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें 50 साल के एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है। बीती रात हाइफा के आसमान में लेबनान की तरफ से दागे गए कई रॉकेट नजर आए। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ने सभी रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर से सटे गांव पर लगातार हमले कर रही है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों के गोदाम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया गया है। इस बीच लगातार बमबारी से लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इजरायली हमले में लेबनान का प्राचीन और ऐतिहासिक शहर टायर पूरी तरह से तबाह हो गया है। रोमन काल के खंडहरों और सफेद बालू वाले तटों के लिए मशहूर टायर शहर पर घोस्ट टाउन में तब्दील उसे कर दिया गया है। इजरायली बमबारी की वजह से रिहायशी इमारतें मलबे में बदल गई हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का अखाड़ा बने टायर में हर तरफ मलबा ही मलबा है। राज्यों में गैस और तेल की सप्लाई को लेकर पीएम मोदी आज शाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करना है। इससे पहले बुधवार को ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष के नेताओं को मौजूदा हालात की खबर दी गई। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। फ्रांस में G7 समिट का आयोजन होगा। 15 से 17 जून तक G7 समिट चलेगा और पीएम मोदी इसका हिस्सा बनेंगे। भारत के इस फैसले का फ्रांस ने वेलकम किया। ये सम्मेलन एवियन में होगा। भारत को खास अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और कूटनीति के प्रभाव को दिखाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने
समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन कल पटना के बापू सभागार में कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तेजी से काम किया। एक तरफ सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर गांव में भी सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर हमारा फोकस है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध का डर सता रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी अब हिंदुओं को एकजुट करने में लगी है। ममता बनर्जी इसके लिए अब बंगाल में की लड़ाई में महाभारत को लेकर आई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पश्चिम बर्धमान में चुनाव प्रचार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पूरे आसनसोल को पांडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच है। हम पांडव हैं और बीजेपी कौरव है। देश भर में आज धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। रामनवमी को लेकर अयोध्या पूरी तरह से सज धज के तैयार है। अयोध्या में आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा रामलला का सूर्य तिलक, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। इस दौरान भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए वहां मौजूद रहेंगे। फिलहाल लोगों की संख्या को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टर्स में बांटा गया। दिल्ली के पहाड़गंज में रामनवमी के मौके पर धूमधाम से रामलला की शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजी के साथ शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरके आश्रम के प्राचीन मंदिर से ये शोभा यात्रा निकली। श्री रामायण सत्संग मंटोला पहाड़गंज के जरिए इसका आयोजन हुआ। संस्था के जरिए 60वीं शोभा यात्रा ये निकाली गई। झारखंड के गढ़वा में 2 समुदायों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। डीजे बजाने और झंडा गाड़ने को लेकर यह विवाद हुआ। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रामनवमी के जुलूस पर असामाजिक तत्वों के पथराव की तस्वीर आई। रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और तभी अज्ञात लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में 3 लोग समेत एक सिपाही जख्मी हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। पुलिस अब अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा मच गया। रामनवमी के जुलूस को रहमत नगर से ले जाने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इलाके से शोभा यात्रा जाने पर पुलिस और लोगों के बीच तीखी बहस हुई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की और फिलहाल हालात काबू में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को नागपुर रेफर किया गया। इस मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। हादसे के दौरान सड़क पर ट्रैफिक रुका रहा, हालांकि थोड़ी देर बाद दोबारा ट्रैफिक खोल दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान की फायरिंग करते हुए तस्वीर आई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दानिश पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर लेकर लगातार 6 राउंड फायरिंग करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं दानिश। इस दौरान फायरिंग को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार और कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। यूपी के बाराबंकी में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ आई। बताया जा रहा है कि किसी ने पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह उड़ा दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस बीच जिला आपूर्ति अधिकारी ने खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों से अपील की। कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें, हालात को पैनिक न बनाएं। पंप पर पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार शाम को आए एवलांच से लोगों के लिए मुसीबत बन गई। एवलांच में करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। मौके पर मौजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिससे कई लोगों की जान बच पाई। पीर की गली और बफलियाज के बीच आया था ये एवलांच। बीआरओ की टीम ने लोगों से बर्फबारी के बीच लोगों सतर्क रहने के लिए कहा है। बीसीसीआई ने आईपीएल के सेकंड फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा चरण 13 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा। दूसरे फेज में 12 वेन्यू पर 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें 8 डबल हेडर होंगे। पहले फेज में 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 20 मैच होने हैं। प्लेऑफ का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत होगी।
आईपीएल के 19वें सीजन में इस बार ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन नहीं होगा। पिछले साल बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल की ओपनिंग में कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करने का फैसला किया। हालांकि फाइनल वाले दिन ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी की बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को 3-0 से हराकर SAAFF अंडर-20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शानदार एंट्री की। मैच में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाकर रखा और पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं मिला। भारत की तरफ से ओमांग डोडुम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके 2 गोल दागे, जबकि विशाल यादव ने 1 गोल किया और टीम की जीत पक्की कर दी। भारत ने इस जीत के साथ सीधे सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वहीं हार के बाद पाकिस्तान का सफर अब यहीं खत्म हो गया।